हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है और हमारे सिलेबस में भी है। तो इसके कुछ बहुत ही जिस्ट फॉर्म में मैंने इसकी क्वालिटीज़ बताने की कोशिश की है। जैसे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, इट अलाउज हार्डवेयर बीइंग यूज्ड टू इंटरेक्ट, an intermediary between a user and a computer. The controls input and output operations of computer, stores users program in memory and provides security also. It is a bunch of software package. दो तीन एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, विंडोज, लाइनक्स, एप्पल्स, लेकिन ठीक से समझ में आया नहीं। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है, इसको हम जरा सा देखते हैं और फिर इन चीज़ों को वापस समझेंगे। देखिए, एक सुंदर सा यूज़र बना रखा है मैंने राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बना रखा है एक कंप्यूटर, और इन दोनों के बीच में लिख रखा है वर्ड इंटरफेस। तो अगर इंटरफेस समझ में आ जाएगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे दिमाग में आ जाएगा। देखिए, जो भी यूज़र होता है वो कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहता है, और वो काम कराने के लिए उसको वो या तो इंस्ट्रक्शंस देता है या इनपुट्स देता है। जैसे क्लिक करेगा, कुछ कमांड टाइप करेगा, और इन इंस्ट्रक्शंस, इन कमांड, इन इनपुट्स के आधार पर कंप्यूटर उसको कुछ काम करके देगा। जैसे मैंने कंप्यूटर खोला, सबसे पहले पासवर्ड मांगता है। मैंने क्या करा, पासवर्ड टाइप कर दिया, तो कंप्यूटर भाई साहब ने स्क्रीन खोल दी, डेस्कटॉप आ गया। फिर मैंने कोई फाइल क्लिक करी तो उसने वो फाइल खोल दी। तो इस तरह से आप जो जो इनपुट्स देते जाएंगे कंप्यूटर उस तरह से काम करता जाता है। तो ये सब कार्य जो करता है वो कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम वापस ऊपर आते हैं। ये कह रहा है कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं किसी भी तरह से, किसी भी डिवाइसेस, आपने पढ़ रखे होंगे इनपुट डिवाइसेस, और उसके अनुसार वो कंप्यूटर आउटपुट देगा। पढ़ना क्लियर हो गया। इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर, जो वर्ड इंटरफेस था वही शब्द, उसका अर्थ जो है वही इंटरमीडिएटरी का अर्थ है। देन अलाउ हार्डवेयर बीइंग यूज्ड टू इंटरेक्ट। देखिए, आप कंप्यूटर को जब भी चलाएंगे तो उसके हार्डवेयर को पकड़ेंगे, सॉफ्टवेयर आपकी पकड़ में नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम है, उस कंप्यूटर के अंदर है। आप माउस से क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में कुछ टाइप करेंगे या प्रिंटर में पेपर डालेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसको डील कर रहे हैं, हार्डवेयर को। कंप्यूटर को आपने कमांड दिए हैं, वो सब थ्रू प्रोग्राम्स रन होंगे। तो मेरे ख्याल से ये पन्ना समझ में आ गया। अब जल्दी से इसके फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: फर्स्ट इज इनिशियल लोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स, सेकंड इज प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड इज मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ इज फाइल मैनेजमेंट, एंड द फिफ्थ इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, इनिशियल लोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब है कि आप गए सुबह अपने ऑफिस में और आपने जाके कंप्यूटर को ऑन किया, तो वो बूट होता है, उसको एक दो मिनट लगते हैं, उसके बाद वो आपके लिए तैयार होता है, डेस्कटॉप आपकी स्क्रीन पे शो होता है। तो इस लोडिंग में जो है प्रोसेस, वो क्या करता है कि कई प्रोग्राम्स को वो लोड करता है। जब आप गए, शट डाउन करके गए रात को अपना कंप्यूटर, तो सारे वो एक नीसेंट या स्लीप मोड में चला गया, मतलब उसको अब कुछ काम नहीं करना, इसलिए वो आराम से बैठा है। जब आपने उसको ऑन करा तो उससे अपने सारे प्रोग्राम लोड करने हैं ताकि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। दिस इज कॉल्ड इनिशियल लोडिंग ऑफ प्रोग्राम। सेकंड इज प्रोसेस मैनेजमेंट। आप उससे जो जो काम कराएंगे, तरह तरह के काम करवाएंगे, उस सबका वो क्या कहेगा, उसको एक तरीके से करेगा, उसका एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। थर्ड इज मेमोरी मैनेजमेंट। आपको एक वर्ड की फाइल टाइप करनी है, केबी में स्पेस चाहिए। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 100 दिन का क्लाइमेट का स्टेटस पढ़ के अगले आने वाले 10 दिन का क्लाइमेट डिसाइड करना है, तो वो कहाँ, उसका डेटा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो वो कहाँ से उठा के लाएगा, उसका कहीं मेमोरी में स्टोर कर रखा होगा, और उस डेटा को प्रोसेस करने में भी उसको मेमोरी चाहिए। सीधी सी बात है ना। जैसे अपन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहें तो उसके लिए स्पेस भी उतना ही चाहिए। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए चाहिए मेमोरी, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेमोरी मैनेजमेंट। फोर्थ इज फाइल मैनेजमेंट। आपने अपनी मेमोरी को यूज़ करते हुए कुछ टाइप करा,
अब उसको स्टोर करने का काम किस मेमोरी का काम है? कंप्यूटर की मेमोरी का। तो उसको भी वो फाइल्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जिसको आप कहते हो, या फाइल फोल्डर्स, इस रूप में वो स्टोर करता है, उसको मैनेज करता है कि किस फाइल को कहाँ स्टोर करना है, किस फाइल को कहाँ करना है। तो इस सारे प्रोसेस को कहेंगे फाइल मैनेजमेंट। ये भी एक उसका एसेंशियल फंक्शन है। देन कम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट फंक्शन। देखिए, आप प्राइमरी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़ी होगी, तो हम जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसे सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में डाल देते हैं। तो इन सबको मैनेज करने का फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देन हम आते हैं आगे, कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं जिनको फटाफट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ serial processing operating system, second is batch operating system, third interactive operating system, then multitasking operating system, multi programming system, multi processing operating system, then time sharing, real time, and last is network operating system. तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे सफ़र करके कहीं जाना है ट्रेन से, तो मैं हमेशा की तरह लेट ही पहुंचा। तो लास्ट का डब्बा मेरे हाथ आया, मैं उसमें चढ़ गया। अब उसके बाद था मेरा सबसे आगे वाला डब्बा और ट्रेन चढ़ पड़ी। तो अब मैं प्लेटफार्म पे उतर के तो किसी में जा नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, उस लास्ट वाले डब्बे से चलता चलता क्रॉस करते हुए, आजकल सारे डब्बे कनेक्टेड होते हैं, मैं चलता गया। तो 10वें डब्बे से लेके मैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अपने डब्बे में आ गया और बैठ गया। तो ये एक क्रमवार सारा काम हुआ है। मैं 10 से सीधा 3 पे नहीं आ सकता, 10 से सीधा 6 पे नहीं जा सकता, मुझे इस ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो सीरियल प्रोसेसिंग जो सिस्टम ऑपरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं थोड़ी देर गडरिया बन जाता हूँ। मेरे पास 50-60 भेड़ें हैं, मुझे उन सबको लेके साथ चलना है। तो अगर मुझे बहुत सारे काम एक साथ करवाने हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द थर्ड इज़ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप और हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एटीएम है या इंटरेक्टिव बोर्ड है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे एक देखा होगा आपने, एक इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ट्रेन की इंक्वायरी करेंगे, ट्रेन के नाम आ जाएंगे, उस ट्रेन पे क्लिक करेंगे, उसका शेड्यूल आ जाएगा, आने का जाने का टाइम आ जाएगा। एटीएम में आप अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, पैसे निकल जाते हैं, पैसे जमा भी हो जाते हैं, आप स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। तो दैट इज़ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो बड़े बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं रिसर्च में, और जैसे नासा है, हमारे इसरो हैं, वहाँ और जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में दे आर मल्टीटास्किंग, मतलब उनके सेट ऑफ कई टास्क होते हैं जो करते हैं। हालांकि हमारा कंप्यूटर भी करता है। जैसे मैं गाना भी सुन रहा हूँ मीडिया प्लेयर पे, एक वर्ड की फाइल भी टाइप कर रहा हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, और ईमेल्स भी चेक कर रहा हूँ, आ गई, मैंने ईमेल भी भेज भी दी, जवाब भी दे दिया। तो लेकिन कंप्यूटर के लिए तो ये 3-4 काम हो गए, तो इसको कहेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग और टास्किंग में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे टास्क किए जाएंगे, लेकिन उसमें साथ साथ में मेमोरी प्रोटेक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा कंट्रोल। ये दो चीज़ें उस मल्टीटास्किंग से अलग काम होता है। किसमें? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, जब आप बहुत सारी प्रोसेसिंग आपको करनी हो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मुझे 100 दिन का क्लाइमेट की कंडीशंस को स्टडी करना है, और खाली अपने जयपुर का नहीं, पूरे इंडिया का, तो मेरे पास कितना डेटा होगा, सोचिए आप। और उसे मुझे करना भी है, एक टाइम फ्रेम में काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम स्पीड भी चाहिए, स्पीड बढ़ानी भी है, और एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी है, मतलब प्रिसीजन जो उसका लेवल है वो भी अच्छा हो। तो फॉर दैट वी विल यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को, कंप्यूटर की किसी प्रोग्राम को, कंप्यूटर की किसी चीज़ को आप शेयर करना चाहते हो। टाइम शेयरिंग मतलब उसमें कई सारे यूज़र्स होंगे जो उसको शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने
कोई मैसेज कोई फाइल मैंने अपने गूगल ड्राइव पे रख दी और मैंने आपको सबको उसका एक्सेस दे दिया और आप अब उसको शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? शेयरिंग हो गई। दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है व्हेन कंप्यूटर हैज़ टू रिस्पॉन्ड इन रियल टाइम। कहाँ होता है, जरा एग्जांपल समझ लेते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तो एग्जांपल मैंने मीटरोलॉजी का लिया था, दूसरा ये भी अर्थक्वेक भी उससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया या साइक्लोन आने की अंदेशा हो, तो अब कंप्यूटर को अटैच करके हमने सेंसर्स लगा दी जो उसके डेटा को और उसके इनपुट्स को पढ़ रहा है। अब साइक्लोन का जो, या जैसे आपने पढ़ा होगा, ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है कि जब तूफान आने वाला होता है तो प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। तो अब मान लीजिए उसने बैरोमीटर को अटैच कर रखा है कंप्यूटर पे और वहाँ प्रेशर बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ रहा, तो हमारे लिए क्या काम का? तो वो कहेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे ही उसका प्रेशर जीरो रीड करे बैरोमीटर, तो कंप्यूटर हमें एक मैसेज दे दे कि भाई तूफान आने वाला है। तो वो हो गया रियल टाइम, मतलब उसी वक्त वो उसको रिएक्ट करे और हमें उसका आउटपुट दे। देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट एक्सेस द रिमोट मशीन्स। आपने कुछ एग्जांपल देखे होंगे, टीम व्यूवर होता है, या जैसे हम यहाँ पे देखते थे कि हमारा एक बार सिस्टम ख़राब हो गया था, तो यहाँ के इंजीनियर्स जो है उन्होंने अपने कंप्यूटर से उसको अटैच कर दिया, उसके जो भी है सॉफ्टवेयर को, जो उसको डील करता था उस मशीन को, और उस कंप्यूटर का उन्होंने सीधा इंटरेक्शन हो रहा है किससे? न्यूजीलैंड में बैठे उनके मास्टर इंजीनियर से। और वो हमारे कंप्यूटर में जो हमारी मशीन्स के इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो आ रहे हैं उसको वो न्यूजीलैंड वाला पढ़ रहा है, और न्यूजीलैंड वाला जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो सीधा हमारे कंप्यूटर में ऐसे हो रहा है जैसे कि हम खुद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो होता है उसको कहेंगे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो दूर, रिमोट मतलब बहुत दूर की मशीन को भी आप उसको एक्सेस कर सको, आप भी उसको हैंडल कर सको। अब जल्दी से इस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जैसा मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है, सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर एन एंड यूज़र, और उससे कुछ एग्जांपल भी लिख रखे हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी कई होते हैं, हमने कुछ छोटे से एग्जांपल्स लिए हैं, थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखिए, वर्ड प्रोसेसर आप रोज़ ही यूज़ करते हैं, MS वर्ड वगैरह, जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बनाना हो, टेक्स्ट टाइप करना हो, वो कहलाएगा वर्ड प्रोसेसर। जहाँ आपको ग्राफिक्स, जहाँ आपको डिज़ाइंस चाहिए, फ़ोटो चाहिए, इमेजेस चाहिए, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जहाँ आपको डेटाबेस बनाने हो। डेटाबेस का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए आपको 10 आदमी का लेखा जोखा रखना है, बड़े आराम से आप कॉपी में रख लोगे। अब मुझे 100 लोगों का रखना है, 1000 लोगों का रखना है, उनका तनख्वाह का मुझे स्टेटस रखना है, जैसे अकाउंट्स में हमारे होता है, तो वो क्या होता है? डेटाबेस तैयार हो जाता है। तो वो हम तैयार करते हैं उसको, उसके एग्जाम्पल हैं एक्सेस और ओरेकल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन स्प्रेडशीट जो है वो एक्सेल की शीट्स में बनती हैं, जहाँ पे बहुत सारे रोज़ और कॉलम होती हैं, जिसमें हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी उस पर लगा सकते हैं, जोड़ बाकी गुना कुछ भी फॉर्मूला लगाया अपना मैथमेटिकल और हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कहलाएगी स्प्रेड शीट। देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके डेली काम आता है, जब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे अपना मीडिया प्लेयर है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जैसे कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, जो फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? कस्टमर से रिलेटेड उनकी वो वेबसाइट चलती हैं, आप उस पर स्क्रॉल करते रहते हैं, कई तरह के आइटम्स, उनकी रेट प्राइसेस वगैरह आती रहती हैं। देन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ये भी कई हैं, आप अगर आप जाके देखें तो डिक्शनरी हैं, गूगल अर्थ है, वो सारे एजुकेशनल हैं। उसमें इंटरेक्ट मतलब आपको पढ़ना है, अपना समझना है, अपना ज्ञान लेना है। देन कम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर देखें तो सारे प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर टू रन डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर।
जैसे ड्राइवर आपने प्रिंटर का डाल दिया, वेबकैम का डाल दिया, स्कैनर का डाल दिया। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए, मैं एक प्रिंटर लेके आया, मेरे पास कंप्यूटर के अलावा प्रिंटर नहीं था, तो मैं आज ख़रीद के लाया, प्रिंटर लगा दिया। अब मैं कंट्रोल P दबा के प्रिंट लेना चाह रहा हूँ, लेकिन भाई साहब आ ही नहीं रहा। तो मैंने एक भाई साहब को बुलाया कि यार ये प्रिंटर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वो एक बोलता है कि भाई इसकी एक CD नहीं होगी, वो इसमें ड्राइवर तो आपने लोड ही नहीं किया। तो उसने एक प्रिंटर के साथ डब्बे में जब निकाला तो एक ड्राइवर उसमें डाला। तो ये ड्राइवर जो होता है वो उसको कंप्यूटर में जब हम डाल देते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देन वो प्रिंटर उसके साथ अटैच होता है। तब कंप्यूटर को पता लगता है कि यस, प्रिंटर इज़ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, और मैं जब उसके बाद कमांड दूंगा तो वो प्रिंट देने लग जाएगा। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाँ डिवाइसेस को रन करने के लिए होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हैं, उनको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक छोटा सा टॉपिक और है लाइनक्स और मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लाइनक्स जो है वो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हम विंडोज़ तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर दोनों ही है, ग्राफिकल इंटरफेस भी है, कस्टमाइजेबल भी है। ये इसकी एसेंशियल फीचर है। ओपन सोर्स क्यों कहते हैं, इसे भी ज़रा समझ लेते हैं कि द कोड यूज टू क्रिएट लाइनक्स इज फ्री एंड अवेलेबल टू पब्लिक फॉर व्यू। मतलब आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसमें एक टॉपिक है मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, किसके, लाइनक्स के लिए। तो ये आप FTP से भी ले सकते हैं। FTP हमने पोलनेट की क्लास में भी लिया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी आप किसी सर्वर से या किसी भी दूसरे एंड यूज़र से अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना चाहें, लेना चाहें, देना चाहें, उसको कहते हैं FTP। वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे होती है, जैसे हमारे पोलनेट में हब ने ये सर्विस प्रोवाइड कर रखी थी। देन HTTP यानी ऑन इंटरनेट, इसको कहते हैं, पहले इनके एब्रीवेशन जरूर याद कर लीजिएगा आप। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देन NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, देन SMB या सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जहाँ से इन कहीं किसी भी तरीके को अपनाकर हम अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।